Evening, dear friends. I am Zunaid Hussain and welcome to Zunaid Hussain classes. डियर फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी अदर बोर्ड के एग्ज़ाम हो, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। इसलिए प्रीएम्बल का आपको क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को पूरे को क्लियर कर लेते हैं कि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल को कब इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में पूरा हम देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रीएम्बल। मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। तो डियर फ्रेंड्स, अमेरिका सबसे पहला कंट्री था जिन्होंने प्रीएम्बल को लागू किया था। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं, इंडिया भी एक ऐसा ही देश है जो प्रीएम्बल को लागू करता है। इंडिया और अमेरिका के अलावा और भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो प्रीएम्बल को फॉलो करते हैं। द टर्म प्रीएम्बल रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्स द समरी ऑफ एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल के अगर हम मीनिंग की बात करें तो प्रीएम्बल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करना, संविधान का परिचय देना। इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह हमारे संविधान की समरी को बताता है। यह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आगे बोला गया है इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एन ए पालकीवाला, एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कॉल्ड द प्रीएम्बल एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बोला गया है कि हमारे संविधान में जो प्रीएम्बल है उसको हमारे संविधान का एक परिचय पत्र माना गया है, एक इंट्रोडक्शन लेटर की तरह उसको ट्रीट किया गया है। ये एन के पालकीवाला ने कहा था कि हमारी जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। द प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज जो हमारे संविधान में प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, इसको लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लिए लाए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। आज जो प्रीएम्बल है उसके बहुत सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही लिए गए हैं, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार लाए थे। एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं, उसमें कुछ बहुत सारी बातों को रखा जाता है। उसके बाद में जब प्रीएम्बल लाई जाती है तो प्रीएम्बल में बहुत सारे पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया है और इसके बाद इसको हमारी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया, एक्सेप्टेड किया गया। एंड इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय 42nd Constitutional Amendment Act, which added 3 words: socialist, secular and integrity। अब हमारी जो संविधान सभा है उसमें प्रीएम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है उसमें, और वो किया गया था 42nd Constitutional Amendment 1976 में, जिसमें प्रस्तावना में प्रीएम्बल में 3 नए वर्ड्स जोड़े गए थे और ये 3 नए वर्ड्स थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, यानी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी प्रीएम्बल है एक्चुअली वो है क्या। इस पूरी प्रीएम्बल को देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्रीएम्बल की अगर हम बात करें तो प्रीएम्बल दी गई है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republican and secular to secure all its citizens। यानी हम भारत के लोग यह मानते हैं कि जो इंडिया है वो एक सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन स्टेट है और टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, और यह अपने सभी सिटीजन्स को
जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के सभी सिटीजन्स को जस्टिस देता है, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो या फिर पॉलिटिकल जस्टिस हो। सेकेंड वन इज़ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हर किसी इंसान को अपना विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है, अपनी राय रखने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है, बिलीफ रखने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। तो ये सारी बातें हमारी प्रीएम्बल में दी गई हैं। नेक्स्ट वन इज़ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation। उसके बाद हर एक नागरिक को बराबर का दर्जा दिया गया है, और चाहे वो व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वली प्रमोट करता है और हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की डिग्निटी, गरिमा को बनाए रखने के बारे में भी बोला गया है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves to the Constitution। हमारी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम संविधान सभा के सदस्य इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। ये बात बोली गई थी उस टाइम पर संविधान सभा के मेंबर्स के द्वारा। आगे देख लेते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्या क्या इसके स्रोत हैं। द प्रीएम्बल रिवेल्स 4 इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स। तो डियर फ्रेंड्स, प्रीएम्बल 4 चीज़ों के बारे में बताती है। सोर्सेज ऑफ द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया की प्रीएम्बल बताती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, ये बात बताती है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अथॉरिटी मिलती है भारत के लोगों के द्वारा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलती है भारत के लोगों के द्वारा। सेकेंड वन इज़ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। दूसरा, प्रीएम्बल बताती है इंडियन स्टेट्स के बारे में। इंडिया को एक ऐसे स्टेट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है जो कि अपने आप में सोवरियन है, अपने आप में सोशलिस्ट है, अपने आप में सेकुलर है, अपने आप में डेमोक्रेटिक है और अपने आप में एक रिपब्लिकन स्टेट है। थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी प्रीएम्बल है ये हमारे संविधान का उद्देश्य बताती है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? It specifies justice, liberty, equality and fraternity as the objectives। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो उद्देश्य रखा गया है वो ये रखा गया है कि भारत के सभी लोगों को जस्टिस मिल सके, उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल सके, लिबर्टी, उनको इक्वलिटी मिल सके और उनको फ्रेटर्निटी मिल सके। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट स्टिपुलेट्स नवंबर 26, 1949। उसके बाद प्रीएम्बल हमें ये बताती है कि हमारा संविधान सभा में प्रीएम्बल को कब अडॉप्ट किया गया था। तो हमारी संविधान सभा में, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रीएम्बल को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, ये 4 चीज़ें हैं जिनके बारे में प्रीएम्बल से हमें जानकारी मिलती है। फर्स्ट पॉइंट इज़, प्रीएम्बल से हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलती है इंडिया के लोगों के द्वारा। सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। प्रीएम्बल इंडियन स्टेट्स की नेचर के बारे में बताता है कि वो जो इंडियन स्टेट्स हैं किस टाइप के हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इंडिया एक ऐसा स्टेट है जो कि अपने आप में सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिकन है। तीसरा, प्रीएम्बल ये बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें
प्रीएम्बल में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के लोगों को जस्टिस मिल सके, इक्वलिटी मिल सके, फ्रेटर्निटी मिल सके। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी प्रीएम्बल के। एंड लास्ट पॉइंट इज़ डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रीएम्बल ये बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सी डेट को अडॉप्ट किया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो डियर फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया है उन वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करने का, उन कीवर्ड्स के बारे में, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में डिस्कशन करने का जो हमारी प्रीएम्बल में दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम उन वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारी प्रीएम्बल में वर्ड आया था सोवरियन। सोवरियन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। The word sovereign implies that India is neither dependency nor a dominion of any other nation, but an independent state. There is no authority above it, and it is free to conduct its own affairs, both internal and external. तो डियर फ्रेंड्स, जो वर्ड सोवरियन हमारी प्रीएम्बल में लिया गया है, इसका मतलब होता है कि इंडिया ना तो किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड है और ना ही किसी कंट्री के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया अपने आंतरिक डिसीजंस, इंटरनल डिसीजंस और एक्सटर्नल डिसीजंस अपने आप से खुद ले सकता है। इंडिया के ऊपर कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं है कि उससे पहले इंडिया को अप्रूवल लेना पड़ेगा। इंडिया अपने इंटरनल मामलों के लिए और एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए इंडिया पूरी तरह से फ्री है, वो अपना डिसीजन ले सकता है। इसी को बोला जाता है सोवरियन। Though in 1949 India declared the constitution of her full membership of Commonwealth of Nations and accepted the British Crown as the head of Commonwealth, this extra constitutional declaration does not affect India's sovereignty in any manner. Further, India's membership of the United States Organization also in no way constitutes a limitation on her sovereignty. तो डियर फ्रेंड्स, 1949 में इंडिया ने क्या किया था, कॉमनवेल्थ नेशंस को ज्वाइन किया था। राष्ट्रमंडल देशों का जो ग्रुप था उसको इंडिया ने 1949 में ज्वाइन किया था। और राष्ट्रमंडल ग्रुप देशों का जो ग्रुप था उस टाइम पर उसकी अध्यक्षता कर रहा था ब्रिटेन। तो हमारे इंडिया को आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद 4 साल बाद 1949 को जैसे ही इंडिया ने ज्वाइन किया कॉमनवेल्थ नेशंस को, तो इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया के ऊपर जो ऑर्डर दे सकता है वो ब्रिटेन दे सकता है, ऐसा नहीं था। इंडिया पूरी तरह से स्वतंत्र था, इंडिया पूरी तरह से फ्री था अपने डिसीजंस लेने के लिए, चाहे उसके वो इंटरनल अफेयर्स के डिसीजंस हों, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स के डिसीजन हों। कॉमनवेल्थ नेशंस को ज्वाइन करने से इंडिया की सॉवरेनिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ठीक इसी तरह से इंडिया ने जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तब भी इंडिया की सॉवरेनिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंडिया पूरी तरह से स्वतंत्र था अपने डिसीजंस लेने के लिए। Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in a favor of foreign state. अब एक सोवरियन स्टेट होने के नाते इंडिया को ये पूरी जिम्मेदारी अथॉरिटी दी गई है कि वो अपना कोई भी हिस्सा किसी देश को सौंप सकता है और किसी देश से कोई हिस्सा लेकर उस पर अपना कब्जा जमा भी सकता है। तो इंडिया इस चीज़ के लिए पूरी तरह से फ्री है। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इस हमारी प्रीएम्बल में, वो है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट को कहते हैं समाजवाद। अब समाजवाद को देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब था। Even before the term was added by 42nd Amendment in 1976, Constitution had a socialist content in form of certain directives, principles of state policy. हालांकि समाजवाद को, सोशलिस्ट को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था जो कि 1976 में आया था, लेकिन इससे पहले भी समाजवाद के रूप में, सोशलिस्ट के रूप में इसके कुछ तत्व, इसके कुछ एलिमेंट हमारे संविधान में मौजूद थे।